चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया, अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ध्यान में आ गया, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, सारे का यूज समझ में आ गया, सारे का न्यूमेरिकल्स आपका जो आएगा तो उससे ये सारे न्यूमेरिकल जो है उस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन को घुमाता नहीं है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है आप लोग का? इससे भी क्वेश्चन आपका नीट जेई में रहता है, बोर्ड और बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसी सब में होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैं आपको क्या क्या फॉर्मूला बताया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी आया था। ये फॉर्मूला था, एक्स बी को बाद में हम लोग मॉडिफाई भी किए थे। ये एक फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया था, टी नॉट, सॉरी टी नॉट बी नहीं, टी बी माइनस टी नॉट बी आया था। टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी क्या था, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या था, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इज इक्वल टू एक और आया था के बी इंटू एन, मोलिलिटी, और मोलिलिटी को फिर कन्वर्ट कर लिए थे। ये आ गया मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड मेरा आया था क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या आया था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। ये आया था आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ और के एफ इंटू एन। के एफ को बताया था ना, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट ही बोलते हैं, लिखवाए थे ना, लिख लेना आप लोग, इसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट ही बोलते हैं या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं। एक ये फॉर्मूला आ गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। बाद में मोलिलिटी को हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे वेट के टर्म में। फोर्थ जो था, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई भी बोलते हैं, और पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी। ये फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये चार फॉर्मूला क्या हर केस में अप्लाई करेंगे। ये चार फॉर्मूला जो है हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पढ़े और समझे और डिराइव किए, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला जो है वो हर केस में अप्लाई होगा, हर सॉल्यूशन के केस में अप्लाई होगा क्या, ऐसा है क्या, हर केस में अप्लाई होगा क्या? ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इट इज अप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दो सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल आर must be, non-volatile solid particle must be non-electrolyte। ये सब जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला उस सॉल्यूशन के एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज applicable for those solution in which non-volatile solute are neither be associate nor be dissociate। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। these four formula four colligative properties are applicable for those solution is in which non-volatile solute particles are neither be associate nor be dissociate। मतलब ये सारा जो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा जहां पे सॉल्यूट पार्टिकल ना एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट होना चाहिए। मतलब क्या है कि प्योर सॉल्यूशन बनाने से पहले जो हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो आप डालने से पहले जितना है वो डालने के बाद भी उतना ही होना चाहिए। अगर एक सॉलिड पार्टिकल डाल रहे हो तो डालने के बाद भी एक ही होना चाहिए,
ना वो टूटना चाहिए सोल्यूशन में, ना जुटना चाहिए। दिस फोर फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर दो सोल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर नाइदर बी एसोसिएट नॉर बी डिसोसिएट। ना वो टूटना चाहिए सॉलिड पार्टिकल, ना जुटना चाहिए इन दिस सोल्यूशन। जुटना और टूटना नहीं चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं इन वन वर्ड कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में कैसा होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी भी आपका ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रो जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा वहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर मान लो सॉलिड पार्टिकल, मेरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, यहां पे लिखेंगे हम लोग, अगर मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल अगर सपोज इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl, MgCl2, अल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब हो गया। अगर इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो आइदर आपका एसोसिएट हो सॉल्यूशन के जाने के बाद, या डिसोसिएट हो, तो उस केस में फॉर्मूला कैसे क्या यूज करेंगे फॉर दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बस वहां पे एक फैक्टर्स आ जाता है जिसी को बोलते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर। वहां पे अकाउंट में कौन सा लेता है, वांट ऑफ फैक्टर अकाउंट में लेते हैं। अकाउंट में हम लोग को क्या लेना पड़ता है, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही चेंज है। जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, या आइदर उसका एसोसिएशन या आइदर एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, तो उस केस में इस फॉर्मूला में हम लोग एक अकाउंट में एक फैक्टर लेते हैं जिसको वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे इसको अटैच करना पड़ता है। मतलब फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज आएगा, मतलब कि अगर मान लो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जगह पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा IXB, आई आ जाएगा, सिर्फ आई आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सेकेंड की बात करें, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो डेल्टा TB हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा IKB इंटू M हो जाएगा। अगर हम थर्ड बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के जगह पे क्या आ जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के जगह पे आ जाएगा आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका IKF इंटू मोलरिटी। और फोर्थ जो आ जाएगा आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICRT। मतलब हर केस में आपको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट ये सारे फॉर्मूला में आपको जस्ट किससे मल्टीप्लाई कर देना, आई से, वांट ऑफ फैक्टर से। अब वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है वो समझा रहे हैं आपको। ये आई कब हम लोग यूज करेंगे, when will be want of factor is used in this formula, जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट हो, इट मींस नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल आइदर एसोसिएट और डिसोसिएट आफ्टर गेटिंग इनटू द, आफ्टर आपका सॉल्यूशन जब मिक्स होता है तो ये एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये जुड़ जाए या टूट जाए, तब हम लोग कौन सा हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे आई का यूज करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। बस इतने ही चेंज है, वरना हम लोग हमेशा केवल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट हो गया, मतलब कि एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, तो वहां पे हम लोग अकाउंट में वांट ऑफ फैक्टर को लेते हैं। मतलब कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि दिस फैक्टर्स टेकन इनटू द अकाउंट्स व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखना पड़ता है कि आपका जुड़ने के बाद या टूटने के बाद सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या चेंज आया। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पानी में जाने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो टूटेगा, घट जाएगा सॉलिड पार्टिकल या बढ़ जाएगा। अगर एसोसिएट हो रहा है तो घट जाएगा, जुड़ जाएगा, अगर डिसोसिएट हो रहा है तो बढ़ जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। दैट्स व्हाई उस चीज को समझने के लिए हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर अकाउंट में लेना पड़ता है। और यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो अब एक बार थोड़ा सा इसको नोट कर लो, हेडिंग दे दो, ठीक है, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं आपको हम। वांट ऑफ फैक्टर होता है क्या है पहले समझ लो। वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है,
वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से, और वांट ऑफ फैक्टर कब लेते हैं अकाउंट में? दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट व्हेन दिस फैक्टर्स टेक इनटू अकाउंट, ठीक है, कब हम लोग लेते हैं इसको? दिस फैक्टर्स टेक्स इनटू अकाउंट व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हम लोग टेक दिस फैक्टर्स टेक्स इनटू अकाउंट व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, या व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस लिख लेते हैं, चेंजेस आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सर क्या मतलब, इसको अच्छे से समझो आप, तब समझ में आएगा। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब टूटना। आप समझो यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये मेरा पानी है, इसको समझा रहे हैं आपको, ये पानी है आपको, ये मेरा वाटर है, ठीक है, इसको सोल्यूशन बना रहा है, ठीक है। मैंने वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl इसमें मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया, ऐड वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो जैसे ही मैंने, ये तो मेरा सॉल्यूट है, दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज NV नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे ही हम वन मॉलिक्यूल NaCl डाले तो बन गया वाटर में, जैसे ही वन मॉलिक्यूल NaCl डाले तो बन गया सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का अगर आपको निकालना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोई भी कोलिगेटिव, एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले हमने कितना मॉलिक्यूल्स लिया था NaCl का? एक। डालने के बाद, सॉल्यूशन में डालने के बाद, इस वाटर में डालने के बाद भी सॉलिड पार्टिकल्स कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को मानते हुए नहीं कैलकुलेट करेंगे? एक ही, यही करेंगे ना, यही तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम डालने से पहले एक ही था तो डालने के बाद भी हम लोग एक ही कंसीडर करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स, एक ही सॉलिड पार्टिकल अकाउंट में लेकर अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो लग रहा है ना, आपको लग रहा है NaCl, आपको लग रहा है ना पानी में जाने के बाद ये टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो आपका t इक्वल टू 0 पे, जब आपने नहीं मिलाया था, 0 टाइम पे आपने वन मॉलिक्यूल लिया, और जैसे ही आपने t इक्वल टू टी टाइम पे, जैसे ही आपने डाला और आफ्टर टी टाइम पे क्या देगा? ये 0 हो गया, और ये भी 1 Na प्लस में टूट गया, ये भी आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ Cl क्लोराइड आयन में टूट गया। मतलब एक सोडियम आयन में टूट गया, एक क्लोराइड आयन में टूट गया। तो आपको लगा कि डालने से पहले एक मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, डालने के बाद भी आपका एक ही होगा, एक ही पे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी आप कैलकुलेट कर लोगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि डालने के बाद आपका एक सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो टोटल आपका सॉलिड पार्टिकल कितना हो जाएगा? तो हम लोग को आई निकालना होगा। आई कैसे निकालते हैं कि ये जो है आपका, ये मेरा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये थ्योरेटिकल वैल्यू, ये जो है मेरा ऊपर वाला थ्योरेटिकल, और ये मेरा क्या? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो नीचे लिख देते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये मेरा क्या? थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना आया? 2, 1 प्लस पूरा ऐड कर दो, ये मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो कितना है? 2, और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है? 1। तो आई कितना आ गया? 2। मतलब कि आप भांटा फैक्टर्स 2 लेके आप इसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करोगे। आया समझ में? आपने सोचा कि एक है, बट जाने के बाद दो मॉलिक्यूल्स में दो सॉलिड पार्टिकल टूट जाता है, तो आपको वांटा फैक्टर निकालना होगा। वांटा फैक्टर बताता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, टूटा। वह जनरली आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आइडिया देता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इसी पे ये फॉर्मूला बनता है, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ये ऑब्जर्व है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। थ्योरेटिकल आपने एक ही सोचा हो। थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है? जो हमने सोचा, ठीक है, जो मैंने सोचा। क्लियर हो गया? तो देखिए, इसको हम समझाने के लिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो आई का जो फॉर्मूला बनेगा, वो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन या सॉलिड पार्टिकल केवल लिखे क्या? ठीक है, क्या लिख लें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स
आफ्टर, नहीं बिफोर, नहीं आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। ये आई हो गया, ये आई का जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब ऊपर क्या लिखते हैं कि टूटने के बाद और जुटने के बाद कितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आया, और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जुड़ने से पहले और टूटने से पहले। मतलब कि बिफोर एडिंग, बिफोर सॉलिड पार्टिकल को यहां पे लिखते हैं बिफोर एडिंग, और आफ्टर एडिंग ये भी लिख सकते हैं। मिलने से पहले कितना सॉलिड पार्टिकल था, तो कितना मिलाए थे, एक NaCl, एक मॉलिक्यूल NaCl डाले थे, तो नीचे लिख दो 1। आफ्टर एडिंग क्या हुआ, कितने सॉलिड पार्टिकल होंगे, 2, एक सोडियम आयन में टूटा, एक क्लोराइड आयन में टूटा, तो 2/1 कितना हो जाएगा, 1। तो वही लिख देते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन कब होगा, जब आपका पानी में जाएगा, जब आपका सॉल्वेंट में जाएगा, तभी तो ये चेंज आएगा, टूटेगा या जुटेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा या टूटेगा, जैसा टेंडेंसी है। और पानी मिलाने से पहले कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा। आ रहा है समझ में। तो ये जनरल मेरा डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग दोनों केस के लिए देखते हैं। पहले डिसोसिएशन के लिए केस देखते हैं। फर्स्ट केस डिसोसिएशन केस में देखते हैं आई में क्या चेंजेस आता है। डिसोसिएशन मतलब टूटना, और याद रखना डिसोसिएशन केस में आई हमेशा आपका इंक्रीज करेगा, आई हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, ध्यान रखिएगा, आई हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। डिसोसिएशन केस में आई हमेशा कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, या बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज। टूट रहा है ना, आपने 1 डाला हो गया 2, आपने 2 डाला हो गया 4, आपने 4 डाला हो गया 8 या 10। तो डिसोसिएशन केस में हमेशा 1 का फैक्टर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा। आपका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा। तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं कि डिसोसिएशन केस में आई कैसे निकालेंगे। सबके लिए हम बता देते हैं। जैसे कि पहला NaCl, NaCl केस में अगर डालते हो, ये सब सारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। ये पहला केस ले लेते हैं, NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 पे अगर मान लो कि हमने A मोल्स लिया, कितना लिया, A मोल्स, तो ये तो इनिशियली कुछ नहीं होगा। और T इक्वल टू T टाइम मिलाने के बाद मान लो कि इसका टूटने का, जुड़ने का अगर मान लो, तो हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है आपका अल्फा है, ये सब इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या देखते हैं कि आपका पर मोल में कितना टूट रहा है, इसी को बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल में कितना टूट रहा है, अल्फा मतलब कि 1 मोल में अल्फा टूट रहा है, 2 मोल में 2 अल्फा टूटेगा, 3 मोल में 3 अल्फा टूटेगा। अगर A मोल लियो तो कितना टूटेगा, A माइनस A अल्फा टूटेगा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लिए कि NaCl टूटने का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। और अल्फा क्या होता है, पर मोल के लिए डिफाइन होता है कि 1 मोल में कितना टूट रहा है। तो 2 मोल में कितना टूटेगा, 2 अल्फा। 3 मोल में कितना टूटेगा, 3 अल्फा। 100 मोल में कितना टूटेगा, 100 अल्फा। तो A मोल NaCl लियो तो A में कितना टूट गया, T टाइम में, आफ्टर T टाइम बाद A माइनस A अल्फा टूट गया। अब जैसे टूटता है, जिस तरह से टूटेगा इस साइड, उसी तरह से तो ये बनेगा। तो 1:1:1 का रेशियो है, तो ये भी A अल्फा हो जाएगा, ये भी आपका A अल्फा हो गया, ये भी हो गया आपका A अल्फा और ये अल्फा हो गया। आया समझ में। अब बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, जुड़ने से पहले, टूटने से पहले, मतलब बिफोर एडिंग कितना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, A। और आफ्टर एडिंग मतलब आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितना हो गया, A अल्फा अल्फा कैंसिल, मतलब A कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। दिख रहा है ये। तो I क्या होता है, I का फॉर्मूला अगर हम लिखूं यहाँ पे, I क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएट कितना हुआ, डिसोसिएट कितना हुआ, आफ्टर टूटने के बाद। तो अभी तो डिसोसिएशन ही पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन तो पढ़ नहीं रहे। आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितना हुआ, A
इंटू 1 प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितना हुआ, ये आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, यही पार्ट रह गया। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, टूटने से पहले कितना था, मिलने जो ऐड करने से पहले कितना था सॉलिड पार्टिकल ए, और ऐड करने के बाद कितना है, इतना ए कैंसिल, मतलब आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अगर आपको अल्फा दे दिया 50%, तो यहाँ 50% की जगह पर हाफ कर देंगे पुट, अगर 75% 3/4 पुट कर देंगे, आई निकल जाएगा। तो आई निकलते ही हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएगा, कितना आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। आया समझ में? अगर मान लो कि ऐसे हमको पता है NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl का अल्फा हमेशा 1 होता है, 100% होता है, तो आई कितना हो जाएगा, आई 1 + 1 2 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हम देख लें, MgCl2 का हम देख लेते हैं। MgCl2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ, ये टूटेगा आपका Mg+2 में और 2Cl- में, इसका निकाला है आई, कैसे होगा, T = 0 पे इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते A है, तो इनिशियली अगर आप ऐड नहीं किए हो तो इनिशियली आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना है MgCl2 को, A मिलाने के बाद ये कितना टूट जाएगा, 1 पे अल्फा टूट रहा है तो A पे A- अल्फा टूट जाएगा 1:1:2 के रेशियो में, तो जिस तरह से टूटा है उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 2A अल्फा, ठीक है। तो यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितना है A, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितना है, A अल्फा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एक कॉमन, तो 1 + 2 अल्फा हो जाएगा। तो आई कितना हो जाएगा, आई ये हो गया आपका क्या, आफ्टर डिसोसिएशन, ये टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, तो A × 1 + 2 अल्फा अपॉन, और दिस इज टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, A कैंसिल, कितना आ गया, I = 1 + 2 अल्फा। हमको पता है आपका MgCl2 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हम इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है 100%, मतलब 1 हो गया, तो I = कितना हो जाएगा 1 + 2 × 1 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? थर्ड हम चाहो तो और भी बना सकते हैं, थर्ड देखो, जैसे कि अल्युमिनियम क्लोराइड, कोई भी ले लो, अल्युमिनियम सल्फेट ही ले लेते हैं, अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Al2SO4 का होल 3, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये टूटेगा आपका कैसे 2Al + 3, ये टूटेगा 3Al2SO4 का होल 3, 3SO4 - 2, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, 2 3 6 तो 3 2 -6, देखो सब जगह बैलेंस होगा, प्लस माइनस, +2 -2, +2 3 +6 और 3 2 -6, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो T = 0 पे अगर हम इसका इनिशियल मोल्स A ले लिए तो इसका तो 0 होगा, इनिशियल T = 0 टाइम पे बिफोर एडिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सॉल्वेंट, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितना A, आपका टूट कितना रहा है अल्फा, मतलब 1 मोल में अल्फा टूटेगा, तो T = T टाइम पे कितना टूटेगा A - A अल्फा, अगर ये A अल्फा टूट रहा है तो ये कितना टूटेगा 2A अल्फा, ये कितना टूटेगा 3A अल्फा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना है A, एंड टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया A अल्फा और 2A अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये 3 अल्फा और यहाँ पे 1 अल्फा, तो 4 अल्फा हो जाएगा, मतलब कि I = टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन A × 1 + 4 अल्फा अपॉन A कैंसिल, तो I = कितना हो जाएगा 1 + 4 अल्फा। हमको पता है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका अल्फा कितना होता है 100%, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 1 + 4 × 1 मतलब 5 आ जाएगा। तो हर केस में देख रहे हो I कितना आ रहा है, I हमेशा आपका ग्रेटर देन 1, I यहाँ भी ग्रेटर देन 1, यहाँ ग्रेटर देन 1, तो देख रहे हो जब आप A डाल रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ बढ़ जा रहा है, देख लो आप देख सकते हो A × 8, A में कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ रहा है, आप A लेते हो बढ़ जाता है A + 2A अल्फा, आप A लेते हो बढ़ जाता है A + A अल्फा बढ़ जाता है, आप लेते हो A से बढ़ जाता है 4A अल्फा ऐड हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऐड हो रहा है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा का, हम अगर फॉर्मूला अगर बात करें अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा का अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला करें तो हम क्या देख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि जब आपका नंबर दो अगर मान लेते हैं कि 2 सॉलिड पार्टिकल में टूट रहा है 2 में, यहाँ पे मान लो n = 2 है, ठीक है, n = 2 है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं I = 1 +
2 माइनस 1 अल्फा है, 2 में 1 हो जाता है कम अल्फा। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 प्लस 2 कितना है, n इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 2 अल्फा। यहाँ पे बताओ n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 है, तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 4 अल्फा। तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 तो हर जगह आ रहा है 1 1 1 1 प्लस और n में 1 माइनस हो रहा है 1 माइनस हो रहा है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा i माइनस 1 कर दो, यहाँ पे n माइनस 1 कर दो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको i और अल्फा के टर्म में कुछ भी देता है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता है तो i निकाल लोगे, अगर आपको i देता है तो अल्फा निकाल लोगे। तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला हो गया डिसोसिएशन के केस में। या आपको ये भी फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट आप ये वाला जो अल्फा का कॉन्सेप्ट उससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये डिसोसिएशन का केस खत्म हो गया, इसको नोट करो। फिर एसोसिएशन के किस तरफ बढ़ते हैं, समझ में, एसोसिएशन की तरफ बढ़ते हैं।